हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 8 के बारे में। अगर आपने 1 से लेकर 7 तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जिन्वो से, जिसने अपने शैडो एक्सचेंज स्किल की मदद से जापान से सीधे कोरिया तक का सफर तय कर लिया था। उसका मकसद था अपने पिता की मदद करना, लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी। शैडो एक्सचेंज इस्तेमाल करने के बाद ये स्किल अगले 2 घंटे कूलडाउन में चली जाती है, यानी जिन्वो अभी वापस जापान नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप जिन्वो को जानते हो तो आपको पता ही होगा कि ये इंसान एक सेकंड भी खाली बैठने वालों में से नहीं है। वो सोचता है जब तक स्किल रिचार्ज हो रही है क्यों ना आसपास खुले सारे डंजन को क्लियर कर दिया जाए, और बस जिन्वो नए गेट्स की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन उसी समय दुनिया के दूसरे कोने में कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी कहानी को रुख बदल देने वाला था। सीन कट होता है अमेरिका, जहां नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रीड अपने आलीशान मेंशन में गहरी नींद से सो रहा था। अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। बिना किसी वजह से उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत है। वो धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलता है, चारों तरफ देखता है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। फिर भी पूरा माहौल इतना ज्यादा शांत था कि जैसे समय ही रुक गया हो। और यही बात क्रिस्टोफर को सबसे ज्यादा डराती है। अपना शक दूर करने के लिए वो पास रखे एक वाइन ग्लास को उठाकर जमीन पर फेंक देता है। गिलास कई टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन आवाज का एक भी कंपन सुनाई नहीं देता, जैसे किसी ने पूरा मेंशन में आवाज ही मिटा दी हो। अब क्रिस्टोफर समझ चुका था वो अकेला नहीं है। वो जोर से चिल्लाता है, कौन है, सामने आओ। तभी उसे लेडी सेलेनर की वो चेतावनी याद आती है जिसमें उसने कहा था कि बहुत जल्द उसकी जान खतरे में पड़ने वाली है। और अगले ही पल अंधेरे में से एक विशालकाय आकृति बाहर आती है, मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी। और फिर वो अगले ही सेकंड क्रिस्टोफर के पीछे 2 और मोनार्क प्रकट हो जाते हैं। एक था बीस्ट मोनार्क और दूसरा मोनार्क वो मुझे नहीं पता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये सब देखकर क्रिस्टोफर शॉक हो जाता है। अब सोचिए, दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर नेशनल लेवल हंटर, और उसे मारने के लिए एक नहीं पूरे 3 मोनार्क खुद आए थे। यहीं से साफ हो गया था कि अब जो होने वाला है वो एक साधारण लड़ाई नहीं। क्रिस्टोफर रीड बिल्कुल नहीं घबराता। वो गुस्से में पूछता है, आखिर तुम लोग हो कौन? लेकिन जवाब में तीनों मोनार्क ऐसी भाषा में बात करने लगते हैं जो इंसानों की नहीं थी। क्रिस्टोफर उनकी एक भी बात समझ नहीं पाता। वो दोबारा पूछता है, क्या कह रहे हो तुम लोग? तभी मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी ठंडी आवाज में कहता है, चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद उस शक्ति से बात कर रहा हूँ। ये सुनते ही क्रिस्टोफर के चेहरा बदल जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि ये लोग उसे एक इंसान नहीं बल्कि उसके अंदर छिपी रूलर की शक्ति की वजह से पहचान रहे हैं। अब बातों का समय खत्म हो चुका था। क्रिस्टोफर बिना एक सेकंड गवाए अपनी पूरी ताकत रिलीज कर देता है। अचानक उसकी पूरी बॉडी आग की लपेटों में घिर जाती है, आंखें चमकने लगती है और उसका शरीर एक जलते हुए मॉन्स्टर जैसा दिखाई देने लगता है। याद रखिए, ये कोई आम हंटर नहीं था। थॉमस एंड्रे के बाद पूरी दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर नेशनल लेवल हंटर था। यानी अगर 3 मोनार्क खुद उसे मारने आए थे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वे भी जानते थे कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। लेकिन सिर्फ कुछ पल के अंदर ही क्रिस्टोफर को समझ आ जाता है इन तीनों की ताकत उसकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा है। वो अकेला शायद उन्हें नहीं हरा पाएगा और इसी लड़ाई से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन है। फिर भी वो मुस्कुराता है और पूरी हिम्मत के साथ कहता है, अगर मैं मरने ही वाला हूं तो तुम तीनों में से कम एक को अपने साथ जरूर ले जाऊंगा। इतने कहते ही वो बिजली जैसी रफ्तार से मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी पर टूट पड़ता है। और ठीक उसी पल अब सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है जिन्वो की तरफ। अब तक जिन्वो सिर्फ कोरिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सुपरस्टार बन चुका था। उसकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर हजारों नहीं लाखों लोग जमा थे। हर कोई सिर्फ एक बार शैडो मोनार्क को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। जिन्वो इस समय एयरपोर्ट जा रहा था क्योंकि उसे इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका बुलाया गया था। प्लेन में उसकी मुलाकात एडमन से होती है, वही बंदा जिसने जिन्वो को पावर अपग्रेड करने का ऑफर दिया था अगर वो अमेरिका का सिटीजन बन जाएगा तो। जिन्वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे बीच तो डील खत्म हो चुकी थी ना? तो एडमन बोलता है, हाँ, और मैं माफ़ी चाहता हूँ इस तरह बिना किसी अपॉइंटमेंट के मिलने के लिए, लेकिन मुझे एक अर्जेंट मैटर पर डिस्कस करना था। एडम अपने लैपटॉप में चल रहा वीडियो जिन्वो को दिखाते हुए कहता है,
ये आग किसी आम इंसान ने नहीं लगाई बल्कि खुद क्रिस्टोफर रीड की ताकत की वजह से लगी थी। वो आगे बताता है कि आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने के लिए 1800 फायर फाइटर और 14 टॉप लेवल मेज टाइप हंटर ने एक साथ मिलकर आग को बुझाया था। ये सुनकर जिन्बो तुरंत समझ जाता है, अगर इतनी बड़ी तबाही शुरू हुई है तो वहाँ जरूर किसी बहुत ताकतवर दुश्मन से लड़ाई हुई होगी। फिर वो सीधा सवाल करता है, तो क्या क्रिस्टोफर रीड बच गया? एडमन कुछ सेकंड चुप रहता है और फिर बेहद गंभीर आवाज में कहता है, नहीं, जब तक हमारी टीम वहां पहुंची तब तक वो मर चुका था। ये सुनते ही जिन्वो के चेहरे का रंग बदल जाता है, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। एडम अपनी जेब से एक फोटो निकालकर जिन्वो के सामने रख देता है और कहता है, फिलहाल हंटर ब्यूरो को शक है कि क्रिस्टोफर रीड की मौत के पीछे इस इंसान का हाथ हो सकता है। जैसे ही जिन्बो उस फोटो को देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि फोटो किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने पिता की थी। अगले ही पल जिन्बो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। वो उड़कर एडमन का गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है। पूरा प्लेन का माहौल एक पल के लिए बदल जाता है। बाकी एजेंट तुरंत अपनी सीटों से उठते हैं, लेकिन एडम उन्हें हाथ से इशारे से रोक देता है। जिन्बो गुस्से से चिल्लाता है, ये कैसा घटिया मजाक है? मेरे पिता पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? जिन्बो की पकड़ इतनी मजबूत थी कि एडम का दम घुटने लगता है। फिर भी एडम बड़ी मुश्किल से बोलता है, जो इंसान तुम्हें फोटो में दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो वही हो जिसे तुम अपना पिता समझ रहे हो। ये सुनते ही जिन्बो थोड़ा रुक जाता है। एडम आगे बताता है, वो अचानक एक डंजन गेट से बाहर निकले थे और उनके शरीर से निकल रही मैजिक एनर्जी किसी मॉन्स्टर से भी ज्यादा थी। उन्होंने हमारे एक एस रैंक हंटर पर हमला भी किया था और कुछ महीने पहले हंटर ब्यूरो हेडक्वार्टर में जो बड़ा धमाका हुआ था उसके पीछे भी वही था। वो पूछता है, तो तुम्हारा मतलब है मेरे पिता कोई मॉन्स्टर हैं? एडम सिर हिलाते हुए कहता है, हम अभी कुछ भी पक्का नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास मौजूद सबूत फिलहाल उसी की तरफ इशारा करते हैं। इतना सुनते ही जिन्बो के मन में अपने पिता को लेकर और भी ज्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं। अब उसे समझ आने लगता है कि आने वाली इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदलने वाली साबित होने वाली है। एडम धीरे धीरे खुद को संभालता है और जिन्बो से कहता है, हमारा मकसद आपके पिता को मॉन्स्टर साबित करना नहीं है बल्कि आपको पहले से सच बता देना था। इस बार होने वाली इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर और गिल्ड मास्टर आने वाले हैं और उसी कॉन्फ्रेंस में हंटर ब्यूरो पूरी दुनिया के सामने इस इंसान के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने वाला है। तो दोस्तों मतलब अब ये मामला सीक्रेट नहीं रहने वाला था, पूरी दुनिया को पता चलने वाला था कि अमेरिका के सबसे ताकतवर हंटर में से एक क्रिस्टोफर रीड की मौत हो चुकी है और शक सीधे जिन्बो के पिता पर जा रहा है। एडम गंभीर आवाज में कहता है, हम नहीं चाहते थे कि आप ये बात सबके सामने पहली बार सुने। अगर ऐसा होता तो शायद आप गुस्से में कुछ ऐसा कदम उठा लेते जिससे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाती। ये सुनकर जिन्बो पूरी तरह शांत हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मेरे पिता के साथ ऐसा क्या हुआ है? और फिर सीन शिफ्ट होता है कोरिया, जहां जिनचुल चेयरमैन गुनही को एक नई रिपोर्ट देते हैं। वो कहते हैं चीन से रिक्वेस्ट आई है, वो हंटर संजिनबो की सारी रेड रिपोर्ट मांग रहे हैं। ये सुनते ही चेयरमैन हैरान रह जाते हैं। वो पूछते हैं, अचानक चीन को जिन्बो में इतनी दिलचस्पी क्यों आ गई है? जिनचुल जवाब देता है, ये रिक्वेस्ट किसी आम हंटर ने नहीं बल्कि चाइना के 7 स्टार हंटर ने भेजी है। तो दोस्तों अब यहाँ एक छोटी सी बात समझ लीजिए, बाकी देशों की तरह चीन में ए रैंक या एस रैंक सिस्टम नहीं होता। वहाँ हंटर को 1 स्टार से 5 स्टार तक रैंक दिया जाता है, लेकिन पूरे चीन में सिर्फ एक ऐसा हंटर था जिसे उसकी ताकत की वजह से 7 स्टार का दर्जा दिया गया था। उसका नाम था लिu जिंगेंग। ये वही इंसान था जिसने अकेले एक ऐसे मॉन्स्टर को हराया था जो समुद्र पार करके चीन तक पहुंच गया था, यानी उसकी ताकत किसी भी नेशनल लेवल हंटर से कम नहीं थी। शायद इसी वजह से अब उसकी नज़र भी सन जिन्बो पर पड़ चुकी थी, लेकिन चेयरमैन कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। वो साफ मना कर देते हैं, फिलहाल सिर्फ इसकी बेशक जानकारी भेजो, रेड रिपोर्ट नहीं। उधर सीन एक बार फिर अमेरिका की तरफ शिफ्ट होता है, जहां थॉमस एंड्रे अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसे खबर मिलती है कि सन जिन्बो कल सुबह अमेरिका पहुंचने वाला है। थॉमस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन अगले ही पल ऑफिस का दरवाजा खुलता है और अंदर आता है होंग डोंगसू। ऑफिस के अंदर आते ही होंग डोंगसू सम्मान के साथ पूछता है, सर आपने मुझे बुलाया था? थॉमस एंड्रे बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आ जाता है। वो गंभीर आवाज में कहता है, हाँ, और जो मैं कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। जब तक सन जिन्बो अमेरिका में है तुम उससे दूर रहोगे।
डोंगसो एक पल के लिए चौंक जाता है। थॉमस आगे बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हें अभी भी अपने भाई की मौत का गुस्सा है। तुम्हें लगता है कि उसके पीछे जिन्बो का हाथ है, लेकिन चाहे कुछ भी हो तुम उससे मिलने की कोशिश भी नहीं करोगे। डोंगसो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन सर तभी थॉमस की आवाज गूंज उठती है, मैंने अभी तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं दी। बस इतना सुनते ही डोंगसो की बोलती बंद हो जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो चाहकर भी थॉमस के सामने कुछ नहीं कर सकता था। थॉमस फिर शांत होकर कहता है, मैंने तुम्हारे लिए गिल्ड कॉन्फ्रेंस से दूर एक बिल्ला बुक कर दिया है। जब तक जिन्बो अमेरिका रहेगा तुम वहीं रहोगे। अगर तुम उसकी नज़र के आसपास भी दिखाई दिए तो अच्छा नहीं होगा। डोंगसो मजबूरी में सिर झुकाकर वहां से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है थॉमस की मैनेजर धीरे से पूछती है, क्या आपको सच में लगता है कि वो आपकी बात मान लेगा? थॉमस हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो इतनी आसानी से जिन्बो का पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो तुरंत अपने लोगों को आदेश देता है, डोंगसो पर 24 घंटे नजर रखो। अगर वो कोई भी हरकत करे तो मुझे तुरंत खबर चाहिए। फिर थॉमस एक ऐसी बात कहता है जो अपनी आने वाली लड़ाई का इशारा थी। उसका गुस्से में रहना ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मर जाए। उधर अगले ही दिन आखिरकार सन जिन्बो अमेरिका पहुंच जाता है। उसके साथ जिन्हो और जिंजुल भी आए होते हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया और फैंस की जबरदस्त भीड़ लगी हुई थी। कैमरे की फ्लैश लगातार चमक रही थी। हर कोई दुनिया के सबसे चर्चित हंटर की एक झलक कैद करना चाहता था। इसी बीच जिंजुल मजाक में जिंजुल से पूछता है, वैसे आप यहाँ किस काम से आए हैं? जिंजुल बिल्कुल सीरियस चेहरे के साथ जवाब देता है, मैं जिन्बो का बॉडीगार्ड हूँ। ये सुनते ही जिन्हो जोर जोर से हंसने लगता है। क्या कहा? दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर का बॉडीगार्ड? दोनों की ये छोटी सी नोकझोंक माहौल को हल्का कर देती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद अमेरिका की धरती पर ऐसा तूफान आने वाला था जो जिन्बो को सीधे होंग डोंगसू और फिर थॉमस हेनरी के सामने खड़ा कर देगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कुछ लोग जिन्बो को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। उनके साथ एडम भी मौजूद था, लेकिन इस बार एक छोटी सी बात होने वाली थी जो आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। जिन्बो और जिन्हो और जिंजुल एक साथ जाने वाले थे, लेकिन एडम अचानक कहता है, हंटर जिन्बो, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मुझे आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। जिन्बो मान जाता है। इसके बाद जिन्हो और जिंजुल दूसरी कार में बैठ जाते हैं, जबकि जिन्बो एडम के साथ निकल पड़ता है। असल में हंटर ब्यूरो का प्लान अभी भी वही था। वो किसी भी तरह जिन्बो को अमेरिका में बसाने की कोशिश करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा ऑफर तैयार किया था जिसे कोई भी मैच टाइप हंटर शायद कभी मना ना करे। रास्ते में एडम अपने लैपटॉप में कुछ तस्वीर दिखाता है। वो कहता है, क्या आपको कमिस याद है? यही वो भयानक ड्रैगन था जिसने कई साल पहले अमेरिका में तबाही मचाई थी। उसे हराने के लिए दुनिया भर से सबसे ताकतवर एस रैंक हंटर बुलाए गए थे, लेकिन इतनी बड़ी टीम में से सिर्फ 5 लोग ही जिंदा बचे थे और वहीं 5 लोग आगे चलकर नेशनल लेवल हंटर कहलाए। कमिस के मरने के बाद उसकी बॉडी में से एक बेहद दुर्लभ रोन स्टोन निकला, लेकिन उन 5 में से कोई भी मैच टाइप हंटर नहीं था, इसलिए आज तक वो रॉन स्टोन इस्तेमाल ही नहीं किया गया। हंटर ब्यूरो चाहता था कि वो रॉन स्टोन जिन्बो को दे और बदले में जिन्बो हमेशा के लिए अमेरिका का नागरिक बन जाए। ये ऑफर किसी भी हंटर के लिए किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन जिन्बो की नजर रॉन स्टोन पर नहीं पड़ी। उसकी नजर सीधे एक दूसरे तस्वीर पर जाकर रुकी। वो तस्वीर थी कमिस के विशाल कंकाल की। जिन्बो तुरंत समझ जाता है। जिन्बो तुरंत पूछता है, क्या उसकी बॉडी अभी भी तुम्हारे पास है? एडम थोड़ा सा हैरान होकर कहता है, हाँ, उसे अभी भी सुरक्षित रखा गया है। जिन्बो बिना एक पल गवाए बोलता है, मुझे अभी उसी के पास ले चलो। एडम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगा था कि जिन्बो रोन स्टोन देखकर खुश होगा, लेकिन उसे तो उस ड्रैगन की लाश में दिलचस्पी थी। एडम कहता है, मुझे पहले अपने सीनियर से परमिशन लेनी होगी। जिन्बो शांत आवाज में जवाब देता है, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, वही इंतजार कर लूंगा। इसके बाद दोनों सीधे हंटर ब्यूरो हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। एडम अंदर जाकर अपने सीनियर माइकल कॉर्नर को पूरी तरह बताता है। ये सुनकर माइकल भी सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, अजीब बात है, एक मेज हंटर के लिए रोन स्टोन सबसे कीमती चीज होती है, लेकिन जिन्बो को तो उसमें नहीं बल्कि कमिस की बॉडी में दिलचस्पी है। कुछ सेकंड सोचने के बाद अचानक माइकल की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे जैसे सब समझ आ गया हो। वो धीरे से कहता है, रुको, कहीं ऐसा तो नहीं वो कमिस को अपनी शैडो आर्मी में शामिल करना चाहता हो। ये सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं।
अगर दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रैगन सच में शैडो आर्मी बन गया तो फिर शायद पूरी दुनिया में सन जिन्वो को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। माइकल की ये बात सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। अगर सन जिन्वो सच में कमिस जैसे ड्रैगन को अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है तो उसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन हो जाता। कुछ देर सोचने के बाद एडम कहता है, सर अगर हमने अभी जिन्वो की रिक्वेस्ट मना कर दी तो हमारे और उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं। भविष्य में इसका नुकसान हमें ही होगा। माइकल भी इस बात से सहमत हो जाता है। वो कहता है, ठीक है, उसे कमिस की बॉडी देखने देंगे, लेकिन मैं भी साथ में चलूंगा। मैं अपनी आंखों से उसकी शक्ति देखना चाहता हूं। इसके बाद माइकल, एडम और जिन्वो एक हाई सिक्योरिटी एरिया की तरफ बढ़ते हैं। कई सिक्योरिटी गेट पार करने के बाद आखिरकार एक विशाल स्टील का दरवाजा उसके सामने खुलता है और जैसे ही जिन्वो अंदर कदम रखता है उसकी नज़र सामने पड़े कमिस के विशाल कंकाल पर पड़ती है। इतने साल बीत जाने के बाद भी उस ड्रैगन का शरीर इतना बड़ा था कि उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। माइकल कमिस की कहानी सुनाना शुरू करता है, लेकिन जिन्वो उसे बीच में ही रोक देता है। वो शांत आवाज में कहता है, सब लोग थोड़ा पीछे हट जाइए। अब जिन्वो धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, एराइस। पूरा हॉल अचानक काले धुएं और शैडो एनर्जी से भर जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद सिस्टम का मैसेज आता है, शैडो एक्सट्रैक्शन फेल्ड। लेकिन जिन्वो के पास अभी भी 2 मौके बचे थे। जिन्वो बिना हार माने एक बार फिर अपना हाथ उठाता है। इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा दमदार थी, अराइज। इस बार शैडो सक्सेसफुल हो जाता है और कमिस के विशाल कंकाल में से एक भयानक शैडो बाहर निकलने लगता है। कुछ ही पलों में इसे देखकर एडम और माइकल की सांसें रुक जाती हैं, लेकिन अगले ही पल जैसे ही कमिस का शैडो जिन्वो के सामने प्रकट होता है, वो सम्मान से अपना सिर झुकाकर पूछता है, क्या आपने मुझे बुलाया शैडो मोनार्क जी? ये सुनते ही जिन्वो समझ जाता है कि कमिस बाकी शैडो सोल्जर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वीरू के बाद अब कमिस दूसरा शैडो बन चुका था जो इंसानों की तरह बात कर सकता था। लेकिन तभी कमिस की नज़र सामने पड़े एडम और माइकल पर पड़ती है। अगले ही पल उसकी आंखों में से खून उतर जाता है। वो गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, ह्यूमन शुड बी डाई। इतना कहते ही वो जिस लोहे के विशाल पिंजरे में बंद था उसे एक ही झटके में तोड़ देता है। उसके मुंह में से आग का एक विशाल गोला बनने लगता है। पूरा हंटर ब्यूरो दहशत में आ जाता है। एडम और माइकल समेत वहां मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि अगले ही सेकंड पूरा बिल्डिंग राख बन जाएगी, लेकिन तभी जिन्वो की शांत आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, रुक जाओ। बस सिर्फ एक शब्द और दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रैगन उसी पल शांत हो जाता है। जिन्वो फिर मॉन्स्टर की भाषा में उससे कहता है, अब तुम्हारे सिर में लगा वो मैजिक क्रिस्टल हट चुका है। तुम्हें अब रूलर के आदेश मानने की जरूरत नहीं है। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक इंसान मॉन्स्टर की भाषा बोल सकता है। कमिस धीरे से अपना सिर झुका देता है और कहता है, पहले मैं मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन की सेवा करता था, लेकिन आज से मैं शैडो मोनार्क का सैनिक हूँ। इतना कहकर वो अपनी विशाल पूंछ हिलाने लगता है। इतने खतरनाक ड्रैगन को एक पालतू जानवर की तरह अपने मालिक के सामने खड़ा होकर एडम और माइकल पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। लेकिन खुशी के ये पल ज्यादा देर नहीं टिकते। अचानक कमिस का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है। जिन्वो तुरंत पूछता है, ये क्या हो रहा है? कमिस हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हम बहुत देर से मिले हैं शैडो मोनार्क। मेरी मृत्यु को बहुत समय बीत चुका है, इसलिए मैं अब ज्यादा देर तक इस दुनिया में नहीं रह सकता। जिन्वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। जाने से पहले कमिस जिन्वो को एक बेहद अहम चेतावनी देता है। वो कहता है, इस दुनिया में 4 ऐसे इंसान हैं जिन्हें रूलर की शक्ति मिली हुई है, उनसे हमेशा सावधान रहना। इतना कहकर कमिस हमेशा के लिए गायब हो जाता है और सिस्टम का मैसेज आता है, शैडो एक्सट्रैक्शन फेल्ड। यानी जिन्वो ने कमिस का शैडो तो निकाल लिया, लेकिन उसे हमेशा के लिए अपनी शैडो आर्मी में शामिल नहीं कर पाया। कमिस के गायब होने के बाद जिन्वो का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है। वो एडम से सिर्फ इतना कहता है, यहाँ जो भी नुकसान हुआ है उसका बिल मुझे भेज देना, और वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही उसे पता चलता है कि जिन्हो गायब हो चुका है। जिनजुल बताता है कि उसे किसी का फ़ोन आया था कि और जिन्हो एक हंटर के साथ चला गया। जिन्वो बोलता है, मैं तो अभी जस्ट हंटर ब्यूरो से आ रहा हूँ। जिन्वो तुरंत समझ जाता है ये काम होंग डोंग सुंग का है
उसे अपनी एक बड़ी गलती भी याद आती है। जब वो जापान से कोरिया आ रहा था तब उसने जिनो के अंदर मौजूद शैडो सोल्जर को शैडो एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में नया शैडो सोल्जर रखना भूल गया। यानी अब वो सीधे जिनो के पास टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता था। बिना एक सेकंड गवाए जिनो अपनी पूरी शैडो आर्मी को आदेश देता है कि फैल जाओ और जिनो को ढूंढो। उधर थॉमस एंड्रू को भी डोंगसू की इस हरकत की खबर मिल जाती है। वो गुस्से में अपने आदमियों को आदेश देता है कि डोंगसू को ढूंढो, इससे पहले कि जिन्वो उसे ढूंढ ले, क्योंकि थॉमस अच्छी तरह जानता था कि अगर इस वक्त जिन्वो और डोंगसू आमने सामने आ गए तो फिर डोंगसू का बचना लगभग नामुमकिन होगा। और इसी जबरदस्त सस्पेंस के साथ सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड 8 यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि अगले एपिसोड में जिन्वो वर्सेस होंग डोंगसुक की जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगी और इसके तुरंत बाद दुनिया के दो सबसे ताकतवर हंटर संग जिन्वो और थॉमस एंड्रे आमने सामने होंगे। यकीन मानिए अगला एपिसोड पूरे सीजन का सबसे धमाकेदार एपिसोड होने वाला है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी अटैक ऑन टाइटन के ऊपर भी कुछ वीडियोस लाने वाला हूं।